नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग समझने चल रहे हैं और इस प्रश्न में वास्तव में बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित मामला है। बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित मामला है, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा यस्य कथन असत्य है, यानी गलत कथन की आपको पहचान करनी है। आइए देखते हैं, एक एक कथन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला कथन दिया गया है, संविधान में मूल अधिकार ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में दिया गया। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आप ये कह सकते हो कि संविधान की वह मूलभूत बातें जिनके आधार पर देश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, उन्हीं सभी बातों के समुच्चय को यानी ग्रुप को हम मूल ढांचा कह सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसे तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअली इसको एक्सप्लेन नहीं करा गया। आप ध्यान दीजिएगा कि जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद आया था 1973 में, इसमें यह मामला उलझ गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन बताएगा इसको। तो इसमें वास्तव में एक संविधान की पीठ बनाई गई थी जिसमें 13 जज थे। 13 जजों की एक संविधान पीठ बनाई गई बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। यह 13 जज आपस में दो गुट में बट गए। एक तरफ था 7 जजों का गुट, 7 जज एक तरफ थे और 6 एक तरफ थे। 7 जजों का जो गुट था, इसमें चीफ जस्टिस CJI सीकरी साहब भी थे। ये ध्यान रखना है आपको। और इन 7 जजों के गुट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को यानी मूल ढांचा संविधान क्या क्या है, इसको तथ्यात्मक रूप से बताया जा सकता है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि तथ्यात्मक रूप से बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता है, संविधान की सर्वोच्चता है, मूल अधिकार है, समाजवादी अप्रोच है। ये सारी जो बातें हैं, इन सभी बातों को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसे हम तथ्यात्मक रूप से यानी फैक्चुअली इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये माना 7 जजों के इस गुट ने कि भाई तथ्यात्मक रूप से इसको परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन जो ये 6 जजों का जो गुट था, इसने कहा कि तथ्यात्मक रूप से अगर हम मूल ढांचे को परिभाषित कर देंगे तो ऐसे में संविधान हमारा जड़ हो जाएगा, रीढ़ हो जाएगा, और जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, वो थम जाएगा, वह रुक जाएगा। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि इसे तथ्यात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि तथ्यात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये इस गुट ने। अब इन दोनों में जब विवाद हो गया तब बीच का रास्ता निकाला गया, यानी मध्यम मार्ग निकाला गया। और मध्यम मार्ग क्या निकाला गया कि भाई मूल ढांचा क्या है, इसको समय समय पर, या ऐसा कह सकते हैं कि तथ्यात्मक रूप से इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये माना गया। और कहा गया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, यह समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्यायित करता रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर चली गई कि वो समय समय पर बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में ये है या नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी
वर्सेस राजनारायण वाद था इसमें। और ध्यान दीजिएगा 39वें संविधान संशोधन 1975 यानी कौन सा था 39 39वां जो अमेंडमेंट था 1975 जिसमें कहा गया था कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब जो चुनाव हैं इन चुनावों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये कहा गया था 39वां संविधान संशोधन में, इंदिरा गांधी जी ने करवा दिया। और राजनारायणवाद जो था इसमें इसी संशोधन को चैलेंज किया गया, आप जानते हैं। और हाई कोर्ट इलाहाबाद, याद करिए, इंदिरा गांधी को तलब कर लिया गया था, और जबकि वो प्रधानमंत्री थी उस समय। और जज ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगी तो कोई भी खड़ा नहीं होगा, यहाँ पर वो मुजरिम की तरह से, मतलब एक आरोपी के रूप में यहाँ पर आएंगी। तो इस बाद में क्या हुआ कि जो इनका चुनाव था इंदिरा गांधी जी का, इनके चुनाव को रद्द कर दिया गया, इनके चुनाव को गलत माना गया। और कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि ये मूल ढांचे से संबंधित मामला लिया गया और कहा गया कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। यानी कि विधि का जो विधि के शासन की बात है, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए, किसी को भी वरीयता नहीं दी जा सकती या विशेष लाभ नहीं दिया जा सकता। और इसी सब आधार पर आप देखेंगे कि इनके चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जब जब कोई संसद कानून बनाती है तो आपको पता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमारे यहाँ है, और न्यायालय उसको ये जस्टिफाई करता है या वेरीफाई करता है कि कहीं यह कानून जो बनाया गया है संसद के द्वारा, ये कहीं मूल ढांचे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो अगर मूल ढांचा को नुकसान पहुंचा रहा है तो मूल ढांचा क्या है ये तो किसी को नहीं पता। तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि नहीं, ये कानून जो आपका बना है ये मूल ढांचे के खिलाफ है। तो उसको समय समय पर व्याख्यायित करती रहती है। और शायद यही कारण है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराहट दिन पर दिन होती रहती है। इसको आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं या तरह तरह से बयानबाजियां भी होती रहती हैं। तो इस आधार पर अगर देखें, ये पूरा मामला हमने आपको समझाया, तो आप ये कह सकते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आया था। ये कथन सत्य है। फिर देखिए, मूल अधिकारों का निलंबन सर्वोच्च न्यायालय विशेष परिस्थिति में कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो मूल अधिकार का निलंबन होता नहीं है, और होता भी है तो निलंबन जो करने का राइट दिया गया है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है। राष्ट्रपति को अधिकार है, वो भी कब, विशेष परिस्थिति होती है आपातकाल की। यानी आपातकाल में राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ये जीवन से जुड़े हुए, जीवन से संबंधित मौलिक अधिकार हैं, तो किसी का जीवन आप नहीं ले सकते। तो 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया अधिकार, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। इस आधार पर यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक न्याय की पूर्ति कराना है। अब देखो ध्यान से, अगर आप अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सभी फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन करिए, तो कहीं ना कहीं से हमें बहुत सारे पॉलिटिकल अधिकार दिए गए हैं। जैसे आप देखो, सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो, नहीं, अगर हम आप कहें समानता का अधिकार, तो ये क्या है, सामाजिक अधिकार मिल गया। लेकिन कहीं पर भी आर्थिक अधिकार की बात नहीं कही गई है। आर्थिक अधिकारों की बात या आर्थिक न्याय की बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट
ये बात सही है कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय की पूर्ति करते हैं जबकि आर्थिक का नहीं करते हैं। तो यह बात भी सही है। भाई समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो तो सामाजिक न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सामाजिक न्याय है ये। हमको सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, हमको कोई भी धर्म मानने का अधिकार। तो ये सब जो जितने भी अधिकार हैं ये कहीं ना कहीं से सामाजिक राजनीतिक न्याय की पूर्ति कर रहे हैं, आर्थिक की नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक न्याय की पूर्ति करते हैं जबकि डीपीएसपी सामाजिक के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी पूर्ति करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर यह भी सत्य है। मूल अधिकारों में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर्टिकल 14 देखें तो समानता का अधिकार है। 15 में क्या कहा गया है? 15 में कहा गया है जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो यह भी समानता का है। फिर अगर 16 देखें तो अवसर की समानता की बात कही गई है, ये भी आप देखेंगे अधिकार समानता का। फिर 17 में अस्पृश्यता का अंत है, सब समान है, किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता, अछूत नहीं कहा जा सकता, तो ये भी समानता का अधिकार। 18 में उपाधियों का अंत किया गया, कोई विशेष नहीं है, सब बराबर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक ही दिया गया है। तो यह भी कथन क्या है? सत्य है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप कह सकते हैं कि इसमें असत्य है केवल 2, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा।